Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the part number 5 for audit of PSU. So we are now remaining with few topics. We are remaining with topic number 4, that is your audit of government companies, to topic number 9. सो लेट्स बिगिन विद ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी अब पढ़ना है ना वो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है इन इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। वो जो CNDG के बारे में मैंने बताया था ना कि CNDG को अपॉइंट करना होता है ऑडिटर को, फिर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, तो वही सब इसमें दे रखा है। तो इसको फटाफट से मैं रीड मार लेती हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि CNDG ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उसको डायरेक्शंस देता है, ऑडिटर को सारे डायरेक्शंस फॉलो करने होते हैं और फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट वो किसको सबमिट करता है, वो सबमिट करता है CNDG को। फिर CNDG उस पर कुछ कमेंट्स दे सकता है और उन कमेंट्स के साथ में वो सप्लीमेंट्री या टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था एंड इसी का ही यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बस डिटेल में उसको बता रखा है। उससे पहले मैं आपको ये सेक्शंस बता देती हूँ जो इन पैराग्राफ्स में यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट इज योर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 5 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय CNDG एज पर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7। आप लोग ये कंपनीज ऑडिट में भी पढ़ोगे कि गवर्नमेंट कंपनीज के जो भी ऑडिटर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, CNDG के पास होती है। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नोट कर लो। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट योर सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और 139 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो 143 सबसेक्शन 5 जो है, सेक्शन नंबर 143 बेसिकली आपकी बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर के बारे में। ठीक है ना। तो जो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 5 है वो यही बात कर रहा है कि कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, फिर ऑडिटर को उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उस मैनर में परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट जिस मैनर में CNDG ने उसको डायरेक्ट किया है। फिर उसके बाद में उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट CNDG को सबमिट करनी है जिसमें कि वो डायरेक्शंस इशूड होंगे, जिस भी तरह से मतलब बोला गया होगा ऑडिटर को कि आपको ऐसी रिपोर्ट सबमिट करनी है वो करेगा। जो भी एक्शन इसमें है वो इंक्लूडेड होगा और जो भी उसका इम्पैक्ट है अकाउंट्स पे वो भी मतलब इंक्लूड होगा। जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें ये 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, फिर उसके बाद में वो CNDG के पास लेके जाता है। तो CNDG के पास जब वो लेके जाएगा तो उसमें इन 3 बातों का उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप एक निमोनिक इसका बना सकते हो, दिया। सो D फॉर डायरेक्शंस इश्यूड, I फॉर इम्पैक्ट एंड अकाउंट्स एंड A फॉर एक्शन टेकन। ये तीनों चीज़ें ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। फिर CNDG क्या करता है, उस ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट देता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाता है या टेस्ट ऑडिट करवाता है। ठीक है, तो वही आपका सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 6 बात करता है कि CNDG का ये राइट है कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है और वो कमेंट कर सकता है या फिर वो सप्लीमेंट कर सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट को। और 143 सबसेक्शन 7 बात करता है आपका अबाउट टेस्ट ऑडिट। ठीक है, तो 143 ब्रॉडली किसके बारे में बात करता है, 143 बात करता है आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या उसको पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं क्योंकि जो भी पोर्शन है ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो ये हाईलाइट कर लो कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा CNDG। लेकिन जो रेम्यूनरेशन होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, जो रेम्यूनरेशन होगी जो ऑडिटर को मिलेगी वो CNDG डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेंगे मेंबर्स। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय CNDG। देयर इज thus a departure from the practice in vogue in the case of private sector companies where appointment or reappointment of auditors and their remunerations are decided by members at the AGM. In the case of government companies, though the appointment is done by CNDG, the remuneration is left to individual companies। ये गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है और यहाँ इन्होंने बोला था प्राइवेट कंपनीज में क्या होगा, जो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होगा, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हो गई वो वहाँ पे मेंबर्स ही करते हैं। वो तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, सब नहीं पढ़ा है तो आप कंपनीज ऑडिट में पढ़ लोगे। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर से, इनका मतलब है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज।
लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली एमसीक्यू के लिए जो मैं बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी का केस बता रही हूँ ये मैं आपको, कि इसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, CNDG। लेकिन इसकी जो रेम्यूनरेशन होगी कि ऑडिटर को कितनी रेम्यूनरेशन देनी, ये आपकी मीटिंग में डिसाइड होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में CNDG क्या कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है, एंड उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही ऑडिटर क्या करेगा, वो रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो फिर जो CNDG है वो उस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट भी कर सकता है। अब ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है जो कि 143 सबसेक्शन 6 में बताया गया था, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए ना एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड में अगर हुआ, मतलब इतने टाइम पीरियड में अगर करना है तो कर लो, उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड। तो सपोज CNDG के पास में ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब उसको विदिन 60 डेज़ अगर उसको ऐसा लगता है ना कि मुझे सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना है, तो भैया 60 दिन के अंदर अंदर आप करवा लीजिए, ठीक है। तो उसके पास में जो राइट है वो शायद विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जब CNDG को रिसीट हो जाती है, मिल जाती है ऑडिट रिपोर्ट, उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर ही कैन डू दी सप्लीमेंट्री ऑडिट। और वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है ना, उसके लिए वो कुछ पर्सन को ऑथराइज़ कर सकता है जो कि उस इस बिहाफ में सप्लीमेंट्री ऑडिट करेंगे। और साथ में जो भी उस पर्पज़ के लिए और मतलब सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए उसको इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी वो उनसे मांग सकता है CNDG बाय सच पर्सन्स और पर्सन्स, एंड जिस भी फॉर्म में उसको चाहिए उस फॉर्म में, ठीक है, एज द CNDG में डायरेक्ट। तो इस तरह से वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। फिर वो कमेंट भी कर सकता है। तो 143 सबसेक्शन 6 का क्लॉज ये बोल रहा था अबाउट सप्लीमेंट्री ऑडिट, क्लॉज बी बोल रहा था अबाउट कमेंट। तो जो भी कमेंट करेगा ना CNDG, वो कमेंट उस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए, वो कमेंट्स उस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ये बहुत सारे लोगों को जाती है, जैसे आपके मेंबर्स हो गए, ट्रस्टीज़ हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, या और भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं टू रिसीव ऑडिट रिपोर्ट, टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी कुछ कमेंट्स अगर दिए हैं ना CNDG ने, तो वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और कुछ भी अगर सप्लीमेंट हुआ है या सप्लीमेंट्री मतलब उसके सप्लीमेंट में बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट के कुछ भी, तो जो भी कोई ऑडिट रिपोर्ट पढ़े उसको उस बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही में वो जो ऑडिट रिपोर्ट है इसको हम प्लेस करते हैं बिफोर द AGM एट द सेम टाइम एंड इन द सेम मैनर एज इन दी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट में वो सारे कमेंट्स बेसिकली इंक्लूड होने चाहिए, इनका ये मतलब है। फिर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट योर टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट के बारे में ये बात करता है। तो ये क्या बोलता है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर द CNDG में इन केस एनी कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ 39। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज़ की यहाँ बात हो रही है। अगर उसको ऐसा लगता है नेसेसरी है तो वो टेस्ट ऑडिट कर सकता है टू बी कंडक्टेड ऑन द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी एंड द प्रोविजंस ऑफ 19A। और यहाँ उसको क्या फॉलो करना होगा, जो भी 19A के प्रोविजंस है। 19A किसका सेक्शन ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर्स जनरल एक्ट 1971, ठीक है। तो वो इस पर लगेंगे। तो अगेन इसको हम MCQ के लिए मार्क कर सकते हो, किसके सेक्शन लगेंगे, सेक्शन नंबर 19A के सेक्शन नंबर 19A के प्रोविजंस आपके लगेंगे फॉर टेस्ट ऑडिट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ईजी लगा होगा एंड उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। चलो फटाफट से आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, एंड वो बात करेगा अब हमारा फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट में हम क्या करते हैं, हमें मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आपका बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली जो स्टेटमेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको कुछ भी आइडिया दे रहे हैं, दैट ऑल दोज स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम मतलब फाइनेंशियल ऑडिट इज़ प्राइमरली कंडक्टेड टू, जिससे कि आपको ये पता लग जाए, एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम फाइनेंशियल ऑडिट करवाते हैं, एंड साथ में इन्हांस करने के लिए कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके लिए मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दो,
ABC लिमिटेड के हैं। अब यहाँ पे ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, बैलेंस शीट है सपोज। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे इन वाले स्टेटमेंट में लग गई CA की स्टैम्प, CA की स्टैम्प लग गई और CA के साइन हो गए। इस पे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब बुलाया गया मिस्टर एक्स को, ये मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स जो हैं वो इन वाले स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे या इन वाले पे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स ये वाले, क्योंकि यहाँ लग गई CA की स्टैम्प। ये कहलाएंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये कहलाएंगे ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो ये होती है वैल्यू CA के स्टैम्प की। उस पर जो इंटेंडेड यूज़र्स है ना, उसका कॉन्फिडेंस एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो यही इसका प्राइमरी मकसद होता है। एक तो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिटर। अब अगर ऑडिटर को लगेगा कि ये ठीक नहीं है, तो या फिर उसको अगर कुछ भी ऐसा लगेगा तो वो सीधा सीधा से ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देगा जो भी उसके अंदर उसको प्रॉब्लम्स लगेंगी, ठीक है, और वो साथ में साइन कर देगा। तो उससे क्या होगा ना, तो डिग्री बढ़ जाएगी यूज़र्स के कॉन्फिडेंस की, और साथ में जो ऑडिटर है उस पर ओपिनियन दे देगा। तो C&AG shall express an opinion as to whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. In the case of financial statements prepared in accordance with the fair presentation financial reporting framework, whether the financial statements are presented fairly in all material respects or give a true and fair view इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे ना जो ऑडिट है वो C&AG ही करता है, ठीक है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका कौन ऑडिट करेगा? PSU के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे कौन करेगा? C&AG करेगा। वो ये देखेगा कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं या नहीं बने हैं, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये जो था ना, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, जो मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई थी, ये टैक्स ऑडिट की एग्जांपल दिया था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे हैं, और ये कौन करेगा? C&AG करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट क्या है? कंप्लायंस ऑडिट इज़ द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज़ इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ये वाले जो आपको टर्म्स अगर पढ़ने हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लो, वहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्लायंस ऑडिट में क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट एग्जाम असेसमेंट होगा कि जो गिवन सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लायंस में क्राइटेरिया के है या नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ भी लिखवाई थी, सब्जेक्ट मैटर क्या है? पर्पस है, और क्राइटेरिया क्या है? तरीका है। तो जो पर्पस है ऑडिट करने का, वो जो मतलब प्रॉपर तरीका है उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस ऑडिट इज़ कैरीड आउट बाय असेसिंग वेदर एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाई इन all material respects with the regulatory and other rules which govern the audited entity. तो कंप्लायंस ऑडिट दो चीज़ों से कंसर्न होता है, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी का मतलब एडहेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया इमानेटिंग from relevant laws, regulations and agreements applicable to the entity. रेगुलरिटी का मतलब कंप्लायंस ऑडिट में हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो फॉर्मल क्राइटेरिया के साथ में है या नहीं है। तो क्राइटेरिया में आपकी क्या क्या चीज़ें बेसिकली आएंगी? लॉज, रेगुलेशंस और एग्रीमेंट्स जो एप्लीकेबल है एंटिटी को, ठीक है। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो प्रोप्राइटरी में आप ये चेक करोगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब कंप्लायंस ऑडिट के ही जब आप करोगे इन दो बातों से आप कंसर्न होगे। फर्स्ट वाला जो है वो ये होगा कि आप मतलब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो फॉर्मल क्राइटेरिया के साथ में है और लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। सेकेंड चीज़ प्रोप्राइटरी में आप ये चेक करोगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्न कर रहे हैं साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, जिसके बेसिस पे ही आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। और एथिकल कंडक्ट कैसा है पब्लिक ऑफिशियल्स का, तो ये दो बातें आप चेक करोगे। यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसर्न थे फाइनेंशियल ऑडिट में, पर कंप्लायंस ऑडिट में हम किससे कंसर्न है, लॉज रेगुलेशंस, फिर उसके बाद में साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एथिक्स, इन सब बातों से हम कंसर्न हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में while regularity is emphasized on compliance auditing, propriety is equally pertinent in the public sector context. जो रेगुलरिटी है वो एस्पेक्ट किस बारे में बात करता है, अभी मैंने बताया कि दो बातों से कंसर्न है कंप्लायंस ऑडिट। तो रेगुलरिटी जो है वो ये एम्फेसाइज करेगा कि हर चीज़ कंप्लायंस में है, रूल्स के कंप्लायंस में, लॉज एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस में। प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक सेक्टर के उसमें बात हो रही है कि प्रिंसिपल्स प्रॉपर हैं, एथिक्स के साथ में पब्लिक ऑफिशियल्स रहते हैं, यानी साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या नहीं, इन विच देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्या है कंप्लायंस ऑडिट का, ये कंबाइंड ऑडिट है दैट में ऑल्सो इंक्लूड अदर एस्पेक्ट्स, जैसे कि इन रिलेशन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेपरेटली इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट और द कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये जो कंप्लायंस ऑडिट है ना, ये अकेले नहीं होता, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ अकेले ही कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करोगे तो ऐसा थोड़ी कि इन सारी बातों को आप इग्नोर कर दोगे कि सब कुछ ठीक से है या नहीं, लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो फाइनेंशियल ऑडिट के साथ में भी आप इसको यूज़ करोगे, परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी आप इसको कंबाइन करोगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ है सब्जेक्ट मैटर तो आप सेपरेटली भी कर सकते हो। ठीक है, तो when compliance auditing is a part of performance audit, compliance is seen as one of the aspects of EEE। तो जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट में कंप्लायंस ऑडिट लगाते हैं ना, तो हम ये तीन बातों पे ध्यान देते हैं। नॉन कंप्लायंस मे बी द कॉज ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। अब जैसे आप ये तीनों चीज़ें लगाते हो, इकोनॉमी है, इफ़ेक्टिवनेस है वहाँ पे, और एफिशिएंसी है, तो अगर कुछ भी आपको ऐसे लगता है नॉन कंप्लायंस है, तो फिर आप क्या करते हो, वही आपका सब्जेक्ट मैटर का, आपको सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो आपको फाइनल कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 4 में देख लो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं एंड कर रही हूँ, एंड हम लोग अपना परफॉर्मेंस ऑडिट से ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो होगा आपका पार्ट नंबर 6, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, तो इसको हम सेपरेटली लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल की क्लास में मैं सिर्फ आपको परफॉर्मेंस ऑडिट ही कराऊँ, फिर उसके बाद में जो हमारे बाकी के 2 बचेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, एंड अगर कोई भी डाउट्स है देन फील फ्री टू कमेंट डाउन। थैंक यू।